आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां देश की जनता अपनी आवाज बुलंद करती है, मुखर होकर के हर मुद्दे पर बोलती है और साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा रहता है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है, मुद्दा मनीष सिसोदिया का, जिनकी जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आगे क्या होगा इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट कर दी। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये बहुत बड़ा फैसला है इस संदर्भ में कि जब कोर्ट ने ये भी कहा है कि पैसे के लेन देन की जो कड़ियां हैं वो साफ है। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने प्राइम में फंसी उस पर मोहर लगाई है, जो स्पष्ट करता है यहाँ केवल धुआं नहीं है, आग है और आग का बंडर है। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, साथ ही साथ दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल भी है। कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी से मैं उनको तारुफ करवा देती हूँ। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, परविंदर सेठी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, हमारे साथ और भी खास मेहमान मौजूद रहने वाले हैं। आसिफ साहब मौजूद रहेंगे और आसिफ साहब के साथ ही शुरुआत करूंगी। हमारे साथ प्रियंका राणा जी भी मौजूद रहेंगी। आसिफ साहब, आज एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष तो बहुत कुछ बोलता आया है, लेकिन अब क्या बोलेगा जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है? ये कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट ने खारिज किया। साथ में ये भी कहा है कि इस पीरियड के दौरान में अगर आपने पूरा तरह इसको दाखिल नहीं किया रिपोर्ट्स को, तो इस मुकदमे में बेल दे देंगे हम। ईडी करती क्या है, ईडी तारीख पे तारीख इंक्वायरी करती रहती है और इंक्वायरी करने के बाद में हमेशा जब भी तारीख पड़ेगी तो बोल देगी कि इंक्वायरी चल रही है। ना जाने ईडी कौन सा चश्मा लगाती है। अब इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए ईडी की भी, बाहर मुल्क को भेजना चाहिए जहाँ रिसर्च होती है। ठीक है, एक मिनट बात पूरी साजिद जी, कि इनका कौन सा चश्मा है जिन चश्मे से भाजपा के लोग इन्हें नजर नहीं आते। ठीक है सेठी जी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर विश्वास नहीं है, समझ में आता, लेकिन कोर्ट के ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात ये, जब ईडी कोई केस को लेकर चलती है तो कोर्ट ईडी, जब तक ईडी का आईओ नहीं बोलेगा आपको जमानत नहीं मिल सकती। ये स्क्रिप्टेड है, ये 2024 तक किसी को जमानत नहीं मिलनी। ये हमारी लड़ाई ये है जो संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज हो रहा है। जिस प्रकार इन्होंने कहा अजीत पवार का 33,000 करोड़ 70,000 करोड़ का घोटाला था और कविता जी को इतना उछाला गया कि कविता जी को अंदर कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी वो ठंडे बस्ते में चले जाता है। ये सरकार इन जो डिपार्टमेंट हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको डिक्टेट करने का काम करती हैं। मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने गलत काम करा है, जिस व्यक्ति ने देश के साथ धोखा करा है, नुकसान करा है, उसको आप अंदर कीजिए, लेकिन किसी व्यक्ति को राजनीतिक कारणों से अगर आप उसको टारगेट करते हो तो ये देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। ठीक है, लेकिन कोर्ट भी तो कह रहा है ना कि जो तर्क और तथ्य सामने आ रहे हैं 338 करोड़ रुपए को लेकर के, उसमें कुछ ना कुछ संदिग्ध जरूर है। कोर्ट ने तो बहुत कुछ कहा। कोर्ट ने कहा रिकवरी कहाँ है। अगर रिकवरी नहीं है, आप इसकी रिकवरी लाइए। जब तक आपके पास 1 रुपए की रिकवरी नहीं है और आप इस केस को किस प्रकार से साबित करेंगे, कोर्ट ने ये भी बोला है। लेकिन उसके बाद जब ईडी एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जिसके अंदर उसको गिरफ्तार करने की ताकतें दी गई हैं और उस ईडी को एज ए टूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल करा जा रहा है और जो विपक्षी नेता हैं उनको टारगेट करा जा रहा है। ठीक है, समझ गई मैं आपकी बात। रवि अरोड़ा जी ये कह रहे हैं कि जब तक ईडी नहीं चाहेगी मनीष सिसोदिया को कोर्ट आजाद नहीं कर सकता। क्या वाकई ऐसा है कि कोर्ट के पास इतनी भी पावर नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति सही है, वो बिल्कुल सही है, कोई दोष नहीं लगा है उसके ऊपर या दोष सिद्ध नहीं हुआ है आरोप के बाद से, तो उसको आजाद कर दिया जाए? अब इस आबकारी नीति को लेकर पहली बार बीजेपी ने जब आवाज उठाई थी, उसके बाद सीबीआई ईडी ने मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद हाई कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया। अब भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको 6 से 8 महीने का टाइम दिया है कि जल्द से जल्द इसका ट्रायल खत्म किया जाए। और दूसरी बात, अगर इसकी जांच में ढिलाई बरती गई तो 3 से 4 महीने के अंदर आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त रवैया अपना रही है, लेकिन एक बात बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय की पर उंगली उठाना, मैं समझता हूं अगर न्याय प्रणाली पे आपको विश्वास नहीं है, यह अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बड़ी बात। प्रियंका राणा जी, राहुल गांधी के मामले में तो कोर्ट ने साथ दिया था ना, फिर अब इस मामले में कोर्ट के ऊपर विश्वास नजर क्यों नहीं आ रहा है विपक्षी खेमे में?
देखिए साजिया, जब संसद के अंदर मीनाक्षी लेखी कहती हैं कि तुम्हारे घर ईडी आ जाएगी तो आखिर सवाल तो पूछे जाएंगे। अभी एक बात से मैं सहमत हूं कि दुर्भाग्य है इस देश का कि ईडी और सीबीआई जैसे इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस पे अगर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही खराब और चिंताजनक विषय है। लेकिन लगाए क्यों जा रहे हैं? आखिर यही वो भाजपा थी ना जिसने एक नारा दिया था, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार बीजेपी सरकार। लेकिन वहीं इसी पार्टी के अंदर इतने अनगिनत भ्रष्टाचारी जिनको खुद बीजेपी लगातार कोसती आई है, ये कहती आई है कि इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, उन्हीं सारे भ्रष्टाचारियों की लिस्ट आज बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और वो वॉशिंग मशीन से धुल करके पाक साफ हो जाते हैं। तो आखिर सवाल तो पूछे जाएंगे ना। देश की जनता इतनी भोली तो है नहीं कि अगर एक बार आप धोखा देंगे, 2 बार धोखा देंगे, लेकिन बार बार अगर जनता को धोखा मिलेगा तो सवाल पूछे जाएंगे और आवाज भी उठाई जाएगी। सत्येंद्र जैन से लेकर के संजय सिंह तक आखिर आज तक आपके पास कोई भी सबूत नहीं आए हैं, सिर्फ आप मुद्दों को डिले करते जा रहे हैं। लेकिन सबूत कहाँ है? लगातार कोर्ट भी पूछ रही है और सिर्फ खींच करके कोर्ट आजाद क्यों नहीं कर देती? देखिए उसका प्रोसेस है। जब तक आप ये कहते रहेंगे जी हम जांच पे जांच तारीख पे तारीख लगाते जाएंगे तो करते जाइए, लेकिन जनता कोर्ट स्वतः संज्ञान भी तो ले सकती है ना प्रियंका जी? बिल्कुल लेगी और लेगी। अभी आगे देखिए, अभी 5 स्टेट में भी जनता भी संज्ञान लेगी, कोर्ट भी संज्ञान लेगी और मुंह की खानी पड़ेगी जो लोग इस तरह से मुद्दों पर भटका करके और लोगों को फंसा करके जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जनता को पता नहीं चलेगा, उनको आने वाले जो 5 लोकसभा इलेक्शन हैं उनमें उनको जवाब मिलेगा। ठीक है, विष्णुप्रिया जी प्लीज थोड़ा सा आगे आ जाइए। विष्णुप्रिया जी, प्रियंका राणा जी की बात तो सही नजर आ रही है। बीजेपी नेता जब इस प्रकार की धमकियां देंगे कि ईडी को भिजवा दूं, सीबीआई को भिजवा दूं, तो क्या होगा? विपक्षी खेमे में इस तरह की आवाज तो बुलंद होगी ही ना। फिर बीजेपी के पास जवाब क्या रह जाता है? देखिए, आप बिल्कुल सही बात बोल रही हैं और मैम ने भी कुछ गलत नहीं बोला है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, आप वजह पूछ रहे थे कि क्या वजह है कि वो आज़ाद नहीं कर देते हैं। देखिए, अभी भी जो जजमेंट आया उसमें भी लोग इस चीज़ को इग्नोर करेंगे जो टेंटेटिव वर्ड यूज़ हुआ है। मुझे लगता है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जो 338 करोड़ का जो है, 332 करोड़ का सॉरी, वो भी टेंटेटिव है और उसी के हिसाब से जजमेंट आया। बट बेल की बात इसीलिए यहाँ पे बार बार इसलिए खारिज इसलिए हो रही है क्योंकि जो मनीष सिसोदिया जी हैं वो हमारे पूर्व डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं और माना जाता ये है कि अगर वो बाहर निकले तो डेफिनेटली या तो वो बाहर कहीं और जा सकते हैं या तो वो देश छोड़ के जा सकते हैं और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सबूतों में भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो वो एक बहुत ही यानी कि कोर्ट कहीं ना कहीं ये मान रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल मैम, देखिए अगर यहाँ पे बात किसी और की होती तो बेल मिलना है बहुत बड़ी डील। देखिए मैं आपको एक जो कहावत है मैं वो बताती हूँ, दैट जेल इज एक्सेप्शन बट बेल इज द रूल। तो अगर बेल नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आ रही हैं, तभी आज भी अगर जजमेंट आया है तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी जगह है। अगर उन्होंने कोई चीज़ करी है तो डेफिनेटली सोच समझ के करी होगी और उनके पास कुछ तथ्य आए होंगे तभी इस चीज़ को यहाँ पे स्टॉप किया है। बट उन्होंने ये भी बोला है कि अगर 6 से 8 महीने में नहीं हुआ और अगर आपको लगा कि तेज़ी प्रक्रिया नहीं हो रही है, ये इसे स्लो करें और डिले करें, तो 3 महीने बाद मनीष सिसोदिया जी फिर से अपनी बेल के लिए अप्लाई करें। ठीक है, जनता की बारी। जनता क्या सोचती है इस मुद्दे को लेकर के? बड़ी तादाद में जनता यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है और आज का मुद्दा दिल्ली से सबसे ज्यादा जुड़ता है। तो जनता से जानते हैं जनता क्या सोचती है। क्या लगता है चाचा, मनीष सिसोदिया को जमानत आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए, जमानत चूंकि वो विपक्ष और पक्ष की बात है, अगर वही व्यक्ति पक्ष में होता तो न कोई कार्रवाई होती, न गिरफ्तारी होती, न कोई जमानत तो कोर्ट देता है ना चाचा। तो ठीक है, इससे जान लीजिए कि जितना ये पक्ष को या विपक्ष दोनों पार्टी है, दोनों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अब तो ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पहले सबूत इकट्ठा करो फिर गिरफ्तारी करो, लेकिन हाई कोर्ट से बात सुप्रीम कोर्ट जाएगी तब ना। हाई कोर्ट डेट पर डेट बेल की सुनवाई करती है और बेल को खारिज कर देती है। क्या होगा उससे? आम आदमी ज़्यादा मजबूत होगी, फिर तिवारा चुन के आएगी। हम तो यही समझते हैं। इसीलिए ठीक है, आपको ये लगता है जो स्थिति बनी है इस स्थिति से तो आम आदमी पार्टी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है? अपने घर में चोर कोई नहीं ढूंढता है, बीजेपी अपने घर में क्यों ढूंढेगी? बाहर ढूंढ रही है, मिल रहे हैं, चोर हैं तभी पकड़े जा रहे हैं। दम है बोले कि नहीं चोर नहीं है। ये शराब का काम किसने शुरू किया था? ये तो इतनी बड़ी राजनीति को चेंज करने आए थे, ऐसे नाटकबाजी कर रहे हैं, इतनी चीज़ें बोल रहे हैं जिसको सारे इनके जो बड़े नेता संजय सिंह वगैरह तो भोंकते थे, ये चोर फलाना चोर धमाका चोर। आज देखो
सारे चोर के साथ सबसे आगे खड़ा है। इससे बड़ा तो मुलायम और लालू भी नहीं है। इतना बड़ा जो है चोर किसी राजनीतिक पार्टी में है ही नहीं। जिन्होंने दिल्ली बदलने के लिए आए थे, ये दिल्ली के नाश करने में लगे हुए हैं। केवल नौटंकीबाजी आती है इसको, टोटल नौटंकीबाजी। शिक्षा में जाके थोड़ा सा लॉलीपॉप कर दिया है, उसी के बलबूते सोचता है पता नहीं क्या कर लूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या बोलना चाहते हो भैया? आ रही हूँ। मैडम जी, बात ये है, छिपकली दीवार पे बिना पूछ के चल सकता है, अरविंद केजरीवाल बिना झूठ के नहीं चल सकता। हम ये कहना चाह रहे हो, जो चीन में रूल लागू है ना, जो आप करप्ट करते हो, चाहे भ्रष्टाचार करते हो, वहाँ पे इनकाउंटर करने का काम दे रखा है, गोली मार दिया करो। ऐसे ही भारत में करना चाहिए। जो भी नेता करप्ट है, जो भी घोटाला करता है, किसी भी पार्टी किसी भी दल का हो, बिल्कुल इनकाउंटर करना चाहिए, गोली मार देना चाहिए ऐसे नेता को। हम उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते हैं। ये आप गरीब जनता को खून चूस करके विपक्षी पार्टियों वाले तो कह रहे हैं कि बीजेपी अपने नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, के बाद एक नेता के ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं, सिर्फ विपक्ष के नेताओं को घसीटा जाता है। हम कह रहे हैं मैडम, किसी भी पक्ष के नेता हो, किसी भी दल के पार्टी का हो, आपने गरीब जनता का खून चूस के अपनी बाल बच्चे के लिए महल बनाते हो, बाल बच्चे के लिए विदेशों में मकान खरीदते हो, गरीब जनता के यहाँ पैसे देकर हम टैक्स के पैसे जमा कराते हैं, इंडस्ट्री लगाने की बात करते हो, लेकिन आप विदेश में जाकर जमीन खरीदते हो बच्चे के लिए। ऐसे करप्ट नेता को गोली मार देना चाहिए चौराहे पे। ठीक है, ठीक है, के पैसे खा के। मैडम, आम आदमी पार्टी कहती है कि भाजपा के पास ऐसा वॉशिंग मशीन है कि कोई भी नेता आता है वो धुल जाता है और भाजपा की फैक्ट्री में साफ हो जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के पास ऐसी कौन सी फैक्ट्री है कि वो पूरी की पूरी पार्टी को साफ कर देता है? जिस कांग्रेस को गाली देके वो पैदा हुई और आज उसको अपने फैक्ट्री में घुमाया और वो साफ कर दी। आरजेडी जिसने चारा चोर न जाने क्या क्या किया, लेट फॉर जॉब स्कीम, उसको अपनी किस फैक्ट्री में उसको घुसने का काम किया और वो आज पूरी की पूरी साफ है। आज जिसको भ्रष्टाचार बोला, जिसको गाली दी, जिसको चोर बोला, आज उसके चरणों में बैठा है ये केजरीवाल। ये दिल्ली की जनता से ये नहीं बताएगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी इस देश में अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए आसिफ साहब के पास चलते हैं। आसिफ साहब, जनता ये कह रही है, ये वो पार्टी है जो कहकर आई थी आम आदमी पार्टी कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, सबसे ईमानदार पार्टी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर। आरोप तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर लगाती हैं, लेकिन लगाने के बाद में महाराष्ट्र की जो सरकार चल रही है, जब शिंदे जी शिवसेना छोड़ के आए, जब ईडी उनके घर गई, उनके 8 MLA के यहाँ, तो महाराष्ट्र छोड़ के चले गए और भाजपा की सरकार बना ली। उसके बाद में जिस दूसरे नेता अजीत पवार जी, उनको ईडी ने इंक्वायरी की, उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार चली ईडी के बलबूते रही है, वरना अब से पहले गिर जाती। तो इस तरीके से तमाम ईडी, आज की ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा रूप है। उसी का नतीजा आज महाराष्ट्र के अंदर सरकार चल रही है और बहुत सी जगह ऐसे लोग जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की, तमाम भाजपा के अंदर जाके ना जाने कौन सा पाउडर इस्तेमाल किया, वो जाके गोरे चिट्टे हो गए और रंग बदल लिया। मैं फिर पूछूंगी कि कोर्ट पे विश्वास क्यों नहीं आप लोगों? किसने कहा कोर्ट पे? हम कोर्ट पे पूरा विश्वास करते हैं। कोर्ट का जो फैसला होगा जनता मानेगी और हर पॉलिटिकल पार्टी मानेगी, लेकिन जब कोर्ट का फैसला सिलेक्टिव आता है, जब कोर्ट ये कहती है जाति प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र सेम है, एक भाजपा के MP को बचाने के लिए जब जजमेंट गलत होता है उसे बचा लेती है नवनीत राणा को, और रामपुर के MP आजम खां को जेल डाल देती है। कोर्ट का दोहरा चरित्र कैसा है ये? कहीं ना कहीं आज कोर्ट भी शक के दायरे में आ रही है। किस तरीके से सिलेक्टिव फैसले हो रहे हैं, तो इसके ऊपर कौन बोलेगा? जनता इसको देख रही है और जनता को मालूम है किस तरीके जनता जवाब, 5 स्टेट के चुनाव हो रहा, जनता जवाब देगी इनकी तानाशाही का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेठी जी, कोर्ट के फैसले पर इस प्रकार से सवाल उठाना सही है क्या, जो सवाल आसिफ साहब उठा रहे हैं? नहीं, कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोर्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन कोर्ट की अपनी सीमाएं हैं। जब ईडी वहाँ पे खड़ी होती है और ईडी एक ऐसा संविधानिक संस्थान है, सीबीआई एक ऐसा संस्थान है, जब उसका आईओ खड़ा होकर कहता है कि मुझे इससे इंटरोगेट करना है, तो कोर्ट मजबूर हो जाता है कि उसको बेल नहीं दे सकता। ये आरोपी हैं। मैं ये कहता हूँ, ये देश के साथ जो गद्दारी करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति है, देश की जनता को गुमराह करने का काम ना। कोर्ट ने राहुल गांधी के हक में फैसला सुनाया था ना, ये तो मानते हैं आप? नहीं, तो राहुल गांधी क्रिमिनल है क्या? राहुल गांधी के हक में फैसला सुनाया था, इब्राहिम तो पकड़ा नहीं गया, सुनाया था ना। तो जब कोर्ट ने अपनी भूमिका तब निभाई, तो अब क्यों नहीं निभाएगा? आप कैसे कह सकते हैं कि कोर्ट दबाव में है? नहीं, आपसे आज तक दाऊद इब्राहिम तो पकड़ा नहीं गया, आपसे स्मगलर पकड़े नहीं जाते, आपसे चोर डकैत पकड़े नहीं जाते, एक महिला को 16 चक्कू मारे जाते हैं, एक महिला को 15 किलोमीटर घसीटा जाता है, एक महिला के साथ बलात्कार होता है बच्चों के साथ। किसको फांसी पर चढ़ाया आपने?
मेरी लड़ाई बीजेपी या किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई है सिस्टम से, सिस्टम के मैकेनिज्म से। जनता को गुमराह करने का काम मत करें। आप रोजगार के ऊपर बात करिए, आप महंगाई के ऊपर बात करिए। अभी भाई साहब कह रहे थे कि 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, 400 का सिलेंडर आप 1200 रुपए का बेच रहे हैं। आप देश के गरीब आदमी का रसोई घर का बजट खराब कर रहे हैं आप। ठीक है, हम मुद्दे से आज भटकेंगे नहीं। मुद्दा आज एक्साइज ड्यूटी का है। रवि अरोड़ा जी, मुद्दा यह है कि मनीष सिसोदिया को जमानत आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है। सवाल तो ये भी उठते हैं कि अगर दिल्ली सरकार सही थी तो वो पॉलिसी वापस क्यों ली गई। देखिए 5% एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, जिसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया, और उसके अंदर भी थोक व्यापारियों को भारी मुनाफा पहुंचाने के लिए एक वर्चस्व दे दिया गया उनके हाथ में पूरी ड्यूटी। अब जब उनके हाथ में वर्चस्व दे दिया गया, जो भारी उसके अंदर मुनाफा होना था उसमें कहीं ना कहीं सरकार को भारी नुकसान हुआ, और वो पैसा कहीं ना कहीं पार्टी फंड में पहुंचाया गया। उसके लिए सिग्नल नाम के ऐप का इस्तेमाल किया गया। व्हाट्सएप पे भी कुछ ऐसी चैटिंग्स मिली हैं, और ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं। तो देखिए, लिखतम के आगे मुख्तम नहीं चलता। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जितनी भी जुडिशरी बैठी है वो कोई आज पिछले 9 सालों में नहीं आई है। ये एक सिस्टम है, और सिस्टम के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ आप बोल सकते हैं, पर जुडिशरी के खिलाफ बोलना मैं समझता हूँ गलत है, क्योंकि तथ्यों पे बात हो रही है। अगर ऐसा होता, क्योंकि देखिए अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, वो खुद इस केस को लड़ रहे हैं, ये अपने आप में समझने वाली बात है। तो कोई यह नहीं है कि तथ्यों के खिलाफ अगर कुछ होता तो वो भी बाहर जा सकते। ठीक है, तो क्या समझे प्रियंका राणा जी, विरोध में विपक्ष इतना अंधा हो गया है कि वो अब कोर्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं करता, सवाल पे सवाल दागता है, शक के कटघरे में कोर्ट को भी खड़े कर देता है। देखिए, सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन ये मुद्दा तो उठेगा ना कि आखिर जब इतने साल हो जाते हैं, जब इतने महीने हो जाते हैं और सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन एक के बाद एक आप डाल बिना सबूतों के, संजय सिंह पर तो खुद ही कोर्ट ने कहा था कि इनके ऊपर तो कोई सबूत मिल ही नहीं रहे हैं, फिर उनको क्यों जेल में डाल दिया। और आप ये देखिए, निर्भया कांड को याद होगा आपको, 7 साल में सब कुछ साफ था, सबको पता था कि किसने क्या कर्म किए हैं, लेकिन उसके बाद भी 7 साल लगे थे। तो कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है और लंबा होता है। सिर्फ ये कहना कि बेल नहीं दी गई है इसलिए वो सजा के हकदार है, ऐसा नहीं होता है। समय आने दीजिए, पहले सबूतों को सामने आने दीजिए। आप पहले से अपने आप जजमेंट पास नहीं कर सकते, हम खुद कोर्ट नहीं बन सकते हैं, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। और सवाल इसलिए भी उठते हैं जब अनुराग ठाकुर गोली मारो सालों को बोलते हैं, लेकिन उनको सजा नहीं होती है, लेकिन बाकी जो लोग होते हैं वो हेट स्पीच देते हैं, उनको पाक साफ डिक्लेयर कर दिया जाता है और उन दूसरे लोगों को जेल भेज दिया जाता है। तब भी सवाल उठते हैं जब आप बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को आप उंगली तक उठाने पर आप 10 सवाल खड़े कर देते हैं, महिला रेसलर को इग्नोर कर देते हैं, उनसे आप मिलने नहीं जाते हैं, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत नहीं, आप 55 इंच का सीना, कभी 56 इंच का सीना बताते हैं, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि बृजभूषण जैसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल सके। देश की लड़कियां जो न्याय मांग रही थी उनको आप न्याय नहीं दिला सकते, लेकिन आप ये कहते हैं कि भाई वो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास बड़ा होल्ड है, उनके पास एक वोट बैंक है, वो इलेक्शन जीतने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरह का दोगलापन देश की महिलाओं के लिए, देश के लिए हानिकारक है। और इस तरह की चीजें ईडी, सीबीआई और कोर्ट में तब सवाल उठते हैं जब इतना लंबा प्रोसीजर चलता है, चाहे वो कोई भी केस हो, चाहे वो निर्भया कांड हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो या कोई भी हो। जब इतने सालों साल केस चलेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उत्सुकता होती है, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये बात उठती है। बोले इन मैडम का, इनकी अपनी बातों में दोगलापन झलक रहा है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि एक एजेंसियों का प्रॉपर एक ट्रायल बेसिस है, उनका एक पूरा प्रोटोकॉल रहता है और उसके तहत जो है सजा, पहले ही हम किसी को गुनाहगार ना था, लेकिन बृजभूषण शरण जी इनके लिए पहले से गुनाहगार हैं, उनको ये ऑलरेडी गुनाहगार मान चुकी हैं। यहाँ इनका दोहरापन दिखता है। भ्रष्टाचार की, ये कहते हैं रोजगार की बात करिए, सब महंगाई की बात करिए, हम कहते हैं भ्रष्टाचार की भी तो बात करिए। आज भ्रष्टाचार में आप 8-8 एक साल से आपके मंत्री अंदर है और जमानत नहीं मिल रही। क्या कानून जो है वो बिक गया है? अब ये कहेंगे वो भी सरकार का काम है घोटाले निकाल कर एजेंसियों के हाथ में उनको बता देना, आगे एजेंसीज का काम है और कोर्ट का काम है न्याय दिलाना। अगर आप सही होंगे तो बरी हो जाएंगे, अगर गुनाहगार होंगे तो अंदर जाएंगे। पॉइंट की बात है विष्णुप्रिया जी, जनता ये सवाल पूछ रही है कि भ्रष्टाचार की बात क्यों ना की जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है।
बिल्कुल, और सबसे बड़ा मुद्दा भी है और आज का मुद्दा भी है। और जिस हिसाब से अभी मैम ने भी बोले, जिन केसेस की बात उन्होंने की वो भी कहीं ना कहीं गलत नहीं थी, बिकॉज़ ये भी बहुत बड़ा केस था ब्रिजभूषण जी का जो हुआ था। तो उसमें भी मैं कोई भी कमेंट ऐसा नहीं करूँगी कि उन्होंने कुछ गलत बोला, वो भी बिल्कुल सही था। बट आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि चलिए आज ये उन्होंने उनको बेल नहीं दी, किया वो किया, बट आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो क्या आप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा के उनको बायस कैसे बोल रहे हैं, जबकि उन्होंने ईडी पे भी सवाल उठाए थे, उनसे भी बातें की थी और उनसे भी बहुत कड़े प्रश्न पूछे गए थे, जिनकी वजह से न्यूज़ में वो आए थे। बट उस टाइम पे तो आप लोगों ने नहीं बोला कि सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट कहीं कट गए कि डिले कर रहा है चीज़ों को। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, बिल्कुल अपनी अपनी एक पूरी प्रक्रिया होती है किसी चीज़ को करने की। और अभी जो उनका बेल खारिज करने की जो बात थी, बिल्कुल उस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बहुत असर पड़ेगा। बिकॉज अभी जो उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल का तो मुद्दा ही ये था कि भ्रष्टाचार भगाओ था, तो ये बहुत बड़ा झटका तो है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन आप देखिए, अगर कोर्ट बेल दे भी देती और फिर चीज़ें सामने आती तो वो बहुत गलत होता। इससे बेटर कि उन्होंने जो किया वो सही था। ये मनीष सिसोदिया के मुद्दे पर क्या सोचते हो, क्यों जमानत नहीं मिल रही है? मैं तो पहला बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं जंगल राज से हूँ और गुंडा राज दिखाई दे रहा है बिहार। और मनीष सिसोदिया जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। आज जमानत क्यों नहीं हो रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी चले गए और 28 करोड़ उनके बच्चे हिंदुस्तान में है, 112 करोड़ पे भारी पड़ रहा है। कब तक ये लूटेगा, आम जनता की खून पिएगा? ये कोई कहने वाला नहीं है। संपूर्ण भारत देश में 2 एजेंसी 2 अधिकारी था जो कि लालू यादव को जेल पहुंचाया और अभी तक उनका रास्ता बनी हुई है। ऐसे आदमी को चुन के एजेंसी अभिलंब तिहाड़ जेल में बंद करे। बिल्कुल, तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है, जनता जो पूछना चाहती है कि आखिर भ्रष्टाचार का खात्मा कब होगा? बोलिए जल्दी से। मैम धन्यवाद आपका। मैम मैं बोलना चाहता हूँ, जो हमारी कंपनी पल्स जो कंपनी जनता का पैसा इतना फंसा हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते उस पर? ठीक है, जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं और जनता अपनी आवाज बुलंद करती है। देखो मैडम, बात ये है, जो हमारा अरविंद केजरीवाल जब आया था ना, तो क्या बोले थे, मैं शीला दीक्षित को जेल में डालेंगे। आज शराब घोटाला की जो बात है ना, सबसे पहले कांग्रेस ही आवाज उठाया था शराब घोटाले के लिए। जब अगर मान लो दारू नीति सही था तो आप उसको बंद क्यों कर दिए? क्यों बंद कर दिए तुरंत उसको? जब अगर नीति सही था, आपने लेके एक लाइसेंस के लिए 1-1 करोड़ रुपया लिए, 2-2 करोड़ रुपया लिए, नीति सही था, हर मोहल्ले में दारू ठेका खोलना है, तो उसको आप बंद क्यों किया? अचानक बंद क्यों किया? जब दाल में कुछ काला तभी बंद किए। हमको एक बैग पिला दिए, हमने सिसोदिया का चखना खिला के जेल में बैठा दिए। ये अरविंद केजरीवाल जानबूझकर अपने नेता को जेल में डाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल डाल रहे हैं, चाहे संजय सिंह के हो, चाहे स्वतंत्र जैन के हो, मनीष सिसोदिया के हो। ये अपनी नेता जैसे ही कद बढ़ता है, उस नेता को जेल में डालने का काम अरविंद केजरीवाल करता है, समझ गए? और कोई नहीं कर रहा है। ये तो खाली कमा भी रहे हैं, खाली उल्टा सीधा। मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी ने स्कीम तो बहुत बढ़िया दी थी, वो अभी और ले। अच्छा भैया, बस क्यों रहे भैया? दारू की बात सुन के हंस रहे हैं। दारू की बात सुनकर हंसी आ गई क्योंकि भैया ने एक पर एक फ्री मांग ली है। बोलो भैया। देखिए, यहाँ ये लोग वो हैं, आज मनीष सिसोदिया जी की आज भी बेल रिजेक्ट हुई है और उसके बाद इनके जो अरविंद केजरीवाल है, ये कोई टाइम था वहाँ जंतर मंतर और रामलीला ग्राउंड से पेज दिखाते थे कि ये भ्रष्टाचारी आज जब भ्रष्टाचारी पर जब घात हो रहा है, भ्रष्टाचार पे घात सरकार जो है उनको पकड़ रही है, तो ये अलायंस करके बैठे किनके साथ? उन्हीं के साथ। कभी लालू प्रसाद यादव, कपिल सिब्बल, फलाने, हर एक का नाम लेते थे, ये नाम लेते थे और कहते थे इनको हम जेल में पहुंचाएंगे। स्वराज की बात करते थे, उसी स्वराज में इन्होंने एक के साथ एक दारू फ्री बेची। सबसे बड़ी सोचने वाली जनता को डिसाइड करना है। देखिए, आज जनता जो है जनार्दन है हर तरीके से, लेकिन जो मुखौटे बार बार रंग बदल रहे हैं यहाँ पे, उनको भी पहचानना है। ये प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं पढ़ा लिखे अनपढ़ प्रधानमंत्री, इस तरह से मैं कह रहा हूँ पढ़ा लिखा IITN आज क्या कर रहा है? दिल्ली को डुबो कर रख दिया। DTC इनका घाटे में, जल बोर्ड घाटे में, बिजली कंपनियां घाटे में। तो मुझे बताइए, दिल्ली में एक एक्सक्लूसिव 9 सालों में एक ऐसी चीज बताओ, दिल्ली कभी केंद्र हुआ करता था, पूरी दुनिया की नजर यहाँ होती थी। आज एक एक्सक्लूसिव ऐसी चीज IITN जो दिल्ली के लिए एक्सक्लूसिव। समझ गए आपका पॉइंट। प्रियंका राणा जी प्लीज जरा सा आगे आ जाइए। और मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या आपको भी वाकई ऐसा लगता है, जो जनता को लगता है, कि केजरीवाल जी ही अपने आप को बचाने के लिए अपने एक मंत्री को जेल पहुंचा रहे हैं? जनता के बीच से आवाज निकल रही है।
देखिए, दिल्ली की जनता पहले ही बता चुकी है अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं। लोकसभा में भी और एमसीडी में भी जिस तरह से बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल जी को जिताया गया है, उससे इनका पूरा जवाब इनको मिल चुका होगा। और उसके बाद अगर मैं तो कहती हूँ भ्रष्टाचारी हैं तो भ्रष्टाचारी को सजा मिले, लेकिन फिर वो एक पार्टी की भ्रष्टाचारी पे क्यों? आखिर जिसपे बीजेपी आवाज उठाती थी, जिसपे बीजेपी सवाल उठाती थी, आखिर उन भ्रष्टाचारियों को क्यों छोड़ दिया गया? उनके ऊपर क्यों केस नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? ब्रजभूषण सिंह और इनके ऊपर क्यों नहीं जांच होती है? ना ईडी आई जाती है, ना सीबीआई जाती है, ना कोर्ट उनको अंदर डाल करके उनकी बेल रिजेक्ट करता है। तो बात तब आती है जब सब लोग एक जैसे ना कर करके, जब भ्रष्टाचारी है तो सबको एक कैटेगरी मिले ना, फिर वो आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की। देश की जनता यहाँ पे न्याय मांगती है और भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे चाहती है, वो किसी भी पार्टी का हो। हमें यहाँ पर अपनी भलाई देखनी है या पार्टियों को जिताना है, या पार्टियों के घरों के अंदर या उनके बजट के अंदर उनको एक के ऊपर एक बढ़ाना है। हमें अपने देश की जनता का भला चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें यहाँ पे अपनी इन पार्टियों को भ्रष्टाचार में लिप्त करके इनको आगे बढ़ाना है। तो फिर जिस तरह से मोदी जी, चाहे मोदी जी ने कितने बड़े बड़े नारे दिए थे, तो अब सवाल उठेगा, मोदी जी से पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री वो है हमारे। अगर वाकई ऐसा है प्रियंका जी, मैं फिर पूछूंगी, अगर वाकई ऐसा है, सब कुछ बीजेपी के निशानदेही पर हो रहा है, बीजेपी के इशारे पर सारी एजेंसीज काम कर रही है, वो सीबीआई हो या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, तो क्यों आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोर्ट को अब स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए? नहीं लिया है ना, मणिपुर में लिया है ना, अब हर चीज के अंदर तो नहीं ले सकती है ना। अब राजस्थान के अंदर अब इलेक्शन, इनके जो प्रवक्ता हैं, वहाँ के जो लीडर्स हैं, बाद में जाते हैं, ईडी सीबीआई पहले पहुंच जाती है। अब तक तो सो रही थी। 5 स्टेट के अंदर जहां पर भी इनको लगता है कि ये हारने वाले हैं, वहां पे ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। आखिर मुझे बताइए ना, बीजेपी के भी तो बड़े बड़े कार्यालय हैं, उनका भी तो इतना बड़ा बड़ा बजट बढ़ रहा है, उनके भी तो नेताओं के जो लड़के हैं और वो हैं, कहीं बीसीसीआई में बैठे हैं, कहीं ना कहीं कुछ मलाई खा रहे हैं, उनके ऊपर कहीं जांच नहीं होती है। लेकिन सिर्फ अपोजिशन जब भी कोई आवाज उठाएगा, संजय सिंह लगातार आवाज उठा रहे थे, तो उनको जेल के अंदर भेजिए। आप मनीष सिसोदिया, अरे भाई आप सबको भेजिए, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर भी तो झांकिए। क्यों नहीं आप काम करते हैं? जितने भी आपके भ्रष्टाचारी हैं, सबको तो आपने पार्टी में ले लिया। लिस्ट गिनवाऊं क्या? कम से कम 15-20 ऐसे नाम हैं जिनके लगातार स्टेज पर मोदी जी ने नाम ले लेकर के आवाज। समझ गई भैया, क्या वाकई तुमको भी ऐसा लगता है कि बीजेपी के खिलाफ जो आवाज उठाएगा वो जेल जाएगा? बेल रिजेक्शन, प्रियंका जी कह रही थी, बेल रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि उसको सजा दिया जाए। मैडम, केजरीवाल यही है, रामलीला मैदान और जंतर मंतर से चीख कर कहता था, अगर किसी नेता के ऊपर आरोप लग जाए तो सबसे पहले उसको त्याग पत्र देना चाहिए, इस्तीफा देकर जांच का सामना करना चाहिए। आज मंत्री जेल में, लेकिन न इनका त्याग पत्र महीनों होता है, न इनका इस्तीफा होता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया। सुचिता की बात की थी, आज सुचिता कहाँ घुस गया, कोई बात नहीं करता। जन लोकपाल की बात करने वाले सबसे बड़ा ये है जिन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया। ये आज भ्रष्टाचार की बात करेंगे? अरे इन्होंने तो भ्रष्टाचार का एक चोला पहन लिया पूरा का पूरा। ठीक है, आसिफ साहब, जनता कह रही है कि इन्होंने तो अन्ना हजारे को धोखा दे दिया, तो ये जनता को धोखा क्यों नहीं देंगे? मैं तो हाथ जोड़ के आपके सामने, आपके चैनल से कहूँगा, ईडी के काम में पैसे का इस्तेमाल कहाँ से कैसे हो रहा है। जब पैसे का लेके ईडी इंक्वायरी करती है, 725 जिलों के अंदर भाजपा ने अपने पैसे से खरीद के कार्यालय बनाए। तमाम राज्यों के अंदर 5 स्टार होटल नुमा कार्यालय, हम जहाँ खड़े वहाँ से 500 मीटर की दूर पे कई हजार करोड़ का कार्यालय बना हुआ है। क्या ईडी की आंखें बंद हो गई हैं? क्या ईडी को दिखाई नहीं दे रहा? क्यों इंक्वायरी क्यों नहीं कर रही ईडी? जब पोर्ट से ड्रग्स पकड़ी जाती है इतनी तगड़ी, तब 10,000 करोड़ की ईडी क्या करती है, एनआईए क्या करती है, बाकी संस्थाएं कहाँ चली जाती हैं? आज तक रिपोर्ट दाखिल नहीं होती। जब पैसे का लेन देन सब जगह है, तो ये तमाम संस्थाएं क्या काम कर रही हैं? इसलिए देश की जनता पूछ रही है, क्या इनका राजनीतिकरण है या नहीं है? पूरी तरह राजनीतिकरण हो चुका है। पता नहीं कौन सा चश्मा पहन के ये देखती है अपोजिशन वालों को, सरकार के अंदर बैठे हुए नुमाइंदों को भूल जाती हैं। आज अगर कहीं से फोन आता है कि ये ईडी से बोलना, तो वहां से आवाज आती है, मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली साहब, कहता गलती हो गई साहब, हाथ जोड़ लो, मुझे माफ कर दो, कल से फोन नहीं करूँगा, आपको हमारे आने की जरूरत नहीं है। ये हाल तो ईडी का इन्होंने कर दिया है। तो आप ये बताइए ना, कौन सा ऐसी चीज है जो जेल के बाहर? आज डिप्टी सीएम दिल्ली के जेल के अंदर है, तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जेल से बाहर क्यों है? ये मीडिया का सवाल क्यों नहीं है? ये देश की जनता का सवाल क्यों नहीं है? ठीक है, जनता से कुछ सवाल ले लेते हैं। क्या बोलना कर रहे हैं? ये भाई साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम था, वो एकदम चोरी करके तो अंदर गया है वो, और कह रहे हैं बड़ा डिप्टी सीएम हमारा अंदर चले गया। ये कोई तरीके हैं बताओ ऐसे चोरों के जाने के अंदर? बताइए। अब केजरीवाल का बारी है। नहीं,
वाकई ऐसा आपको लगता है सेठी जी कि केजरीवाल जी अपने मंत्रियों को जानबूझ करके अपने नेताओं को जेल भेज रहे हैं ताकि वो खुद को बचा सके? जनता के बीच से ये आवाज बार बार उठ रही है। ये कंप्लीट जनता नहीं है, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। सुबह से ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ घूमते हैं। तो आप पूरे देश में कह देंगे कि देश में हर जगह बीजेपी के कार्यकर्ता है। पूरी होने दीजिए ना। केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने 3 बार मैंडेट देके जिताया, एमसीडी में जिताया, हिमाचल के अंदर कांग्रेस को जिताया, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को। तो क्या इस सरकार का विरोध नहीं हो सकता? आप ये मानते हैं? नहीं हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ भ्रष्टाचार के ऊपर बात होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, आपने नीरव मोदी का क्या करा, आपने ललित मोदी का क्या करा, आपने विजय माल्या का क्या करा? अगर अभी एक महिला खड़ी होकर कहे मुझे इस शख्स ने छेड़ा है, पुलिस उठा के उसको बंद कर देगी। जो देश के खिलाड़ी पूरे संसार के अंदर देश का नाम रोशन करते हैं, वो जंतर मंतर पर 3 महीने बैठे रहते हैं और वो अपने सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद एफआईआर दर्ज होती है। अगर उस देश के अंदर एक आम महिला कहाँ जाएगी? जो देश की महिला है। तो आप ये मानते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एफआईआर दर्ज हुई, मामलों में एक्शन होता है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या कोर्ट के ऊपर किसी भी प्रकार का विश्वास आप लोगों के खेमे में नजर क्यों नहीं आता है? नहीं, कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहा। मैंने ये कहा कि हर व्यक्ति को अगर एफआईआर दर्ज कराने के लिए जंतर मंतर पर बैठना होगा और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जाने की रीच कितने लोगों की है मुझे बताइए। आप अफोर्ड नहीं कर सकते 30,000 का वकील। सुप्रीम कोर्ट का वकील आप अगर हायर करेंगे, आपका मकान बिक जाएगा, आप सड़क पे आ जाएंगे। तो क्या ये कानून, क्या ये यहाँ पे जो आपको न्याय है उसको देने के लिए गरीब आदमी नहीं ले सकता न्याय? सिर्फ अमीर आदमी ऐसा पूछ रही है कि इनको एक्साइज ड्यूटी वापस क्यों लेनी पड़ी रवि अरोड़ा जी? जब सब कुछ ठीक था तो फिर दिक्कत क्या थी? क्यों बैकफुट पर चली गई थी सरकार? जो जनता पूछ रही है असल में जवाब भी वही है कि उनको क्यों लेनी पड़ी। इसका मतलब यह है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल सही है। देखिए, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का ब्रेन है और आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले मुझे लगता है बहुत बड़ी ज़रूरत है उनको बाहर निकालने की आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे रही है तो वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि जो जनता का सवाल है वही उसका उत्तर है। क्योंकि अगर वहाँ पे बिना तथ्यों के बात नहीं होती सुप्रीम कोर्ट में, लिखतम के आगे मुख्तम नहीं चलता, ये बात समझनी होगी। और दूसरी बात, उनको काफ़ी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है आम आदमी पार्टी को इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अब लड़ाई मोदी बनाम विपक्ष पार्टियां हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा है क्या कि गठबंधन में आए और अपनी वॉशिंग मशीन में डाल करके बिल्कुल सब कुछ साफ कर दिया? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इस बात में कोई दो राय नहीं। देखिए, जो रूलिंग पार्टी होती है उसका कहीं ना कहीं प्रेशर तो होता है, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय पे किसी भी पार्टी का वो नहीं चलता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय अपने आप में जब डिसीजन कोई देती है तो उसको सभी पार्टियां मानती हैं। अगर किसी कई राज्यों की भी लड़ाई होती है तो भी वो मानती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय को आप नकार नहीं सकते, उससे फैसले पे उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन तथ्यों को लेकर, जिन सबूतों के आधार पर उन्होंने जमानत याचिका खारिज की है, उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर ट्रायल खत्म कर दिया जाए। इसके लिए भी फटकार लगाई है बकायदे सुप्रीम कोर्ट ने। यह अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ठीक है, बड़ी बात आपने कही। फटकार का जिक्र कर रहे हैं प्रियंका जी, रवि जी, तो इस पर तो विश्वास करती हैं ना आप कि कोर्ट सब कुछ देख रहा है? नहीं, देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अभी सिर्फ उन्होंने बेल कैंसिल की है। अभी उन्होंने किसी को मुजरिम साबित नहीं किया है, ना ही ये कहा है कि भाई ये मुजरिम है, इन्होंने कोई घोटाला किया है। तो इसमें इतना ज़्यादा हंगामा करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी मुद्दे भटकाने की यहाँ पर जो कोशिशें होती हैं, ओपीएस पे बात नहीं करते हैं। ओपीएस पे कहते हैं कि देश का जो फंड है वो खत्म हो जाएगा, इतना भार आ जाएगा देश के ऊपर। लेकिन वहीं विधायक और सांसद और अब तो न्यायाधीश जो हैं वो भी इंक्लूड हो गए हैं। वो अगर 4 बार भी आते हैं तो 4 बार उनको पेंशन मिलती है। तो इस तरह की चीजें हैं। अग्निवीर हमारे जो बॉर्डर पे है, शहीद हो रहे हैं, लेकिन हम उनको शहीद भी नहीं कह सकते, उनको ना पेंशन मिलेगी ना कुछ होगा। तो इस तरह के मुद्दे जब इग्नोर किए जाते हैं और मुद्दों को डाइवर्ट करके सिर्फ आपको भटकाया जाता है, तब दिल दुखता है और ये भी सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर हमारा देश जा किस ओर रहा है। भ्रष्टाचार पर आप वार कीजिए, भ्रष्टाचारियों को आप जेल में भेजिए, लेकिन वो सभी भ्रष्टाचारियों के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में लेने के लिए अपोजिशन पार्टी के लोगों को सिर्फ उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जाए, प्रेशर बनाया जाए, ईडी और सीबीआई की रेड लगाई जाए और फिर जब आपकी पार्टी के अंदर आ जाए वो पाक साफ हो जाए। तो इस तरह की चीजें होती हैं। और ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ विष्णुप्रिया जी कि आपको भी ऐसे ही लगता है बीजेपी दूसरी पार्टियों को तोड़ना चाहती
चाहती है और चाहती है कि उनको तोड़ करके उनके जो नेता है उनको अपनी पार्टी में ले लिया जाए। देखिए अब ये ऐसे आरोप तो लगेंगे ही, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना काम करेंगी, इलेक्शन का टाइम है। बट ये देखिए, अगर आप ईडी ने जो भी गलतियां या फिर जो भी चीज़ें थी उससे सुप्रीम कोर्ट उनसे ईडी से बात कर चुका है और ईडी ने जो भी दलीलें रखी, जो भी अपने पक्ष की, ईडी भी कहीं से गलत नहीं है। तो ये देखिए कि केंद्रीय सरकार ईडी चला रही है, सीबीआई बिल्कुल उनके अंडर है, लेकिन ये सब बहुत ही रेपुटेटेड संस्थाएँ हैं, इन पर आप ऐसे आरोप ना ही लगाओ तो बेटर है। और अब तो जब आप ईडी और इनको नहीं छोड़े तो अब तो सुप्रीम कोर्ट पे भी आ गए, तो मुझे लगता है ये बातें तो बेफिजूल की हैं। अपनी अपनी रणनीतियों पे ध्यान दीजिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। अभी देखिए इलेक्शन का मामला है, कुछ भी उठेगा तो डेफिनेटली बीजेपी भी फायदा उठाएगी, कांग्रेस भी फायदा उठाएगी, आम आदमी पार्टी भी। अगर बेल हो जाती तो आम आदमी पार्टी क्या ये नहीं बोलती, अरे देखिए हम तो पहले से ही बोल रहे थे। तो देखिए ये सारी स्टेटमेंट्स तो आएंगे, बट बेटर ये है कि जो हुआ है उसको आप ढंग से समझिए। ठीक है, चीजों को बहुत मोल्ड भी करा जाता है। ठीक है, जनता क्या कह रही है वो सुन लेते हैं। बोलो भैया। हमारा यहाँ पर जितने भी आम आदमी, आम जनता हैं और साथ में जितने भी सारे प्रवक्ता हैं, हम इनसे आग्रह करेंगे कि अपने ये दिल पर हाथ रख कर अपने अंतरात्मा से पूछें, क्या ये जितने भी सारे जवाब दे रहे हैं और मुद्दे पर अपना सवाल जवाब कर रहे हैं, क्या ये निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव के कर रहे हैं? तो हमारे अनुसार ये बिल्कुल निष्पक्ष या बिना किसी भेदभाव के ना जवाब दे रहे हैं और ना ही बात कर रहे हैं। और जहाँ तक हम बात करते हैं अपने जो वर्तमान समय की राजनीति की, तो हमारे जो समाज और देश में एक कालखंड से, एक कार्यकाल से ये लूटतंत्र और भ्रष्ट तंत्र की राजनीति हो रही। तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, कौन बोलना चाहता है यहाँ से? मनीष सिसोदिया का मुद्दा आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बेल पे बाहर आके ये करेगा, बस फ्री के दारू बांटेगा और कुछ नहीं करेगा वो, तो उसको बेल पे बाहर निकालना क्यों है? इसलिए जनता कह रही है वापस आएंगे तो फ्री की दारू बांटेंगे। दारू तो शायद इलेक्शन में हर जगह फ्री की बढ़ती है। हाँ। दिल्ली में तो बिना इलेक्शन के भी एक पे एक फ्री बढ़ती है। जब एक पे एक फ्री बढ़ी, उनका गलत निर्णय था बिल्कुल। दारू हर गली मोहल्ले में खोल देना अच्छा निर्णय नहीं है। स्कूल के पास में दारू खोल दो आप ठेका, हर हॉस्पिटल के पास में ठेका खोल दो, तो अच्छी चीज़ थोड़ा ही है। दारू पे तो जितनी पाबंदी लगाए नशे के ऊपर, इतना आने वाली नस्ल के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आज बच्चा ड्रग्स लेगा या दारू लेगा या कोई भी नशा करेगा, हमारी आने वाली नस्लें अच्छी नहीं होंगी। अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर में परसों, उसके अंदर ये था 6 साल के अंदर दिल्ली के अंदर 6 गुना ड्रग्स का नशा बढ़ा है। फ्रंट पेज की खबर थी हिंदू टाइम्स के अंदर। ऐसा क्यों? हम बदलने आए थे या अपने आप को रोकने आए थे, या ड्रग्स की नगरी दिल्ली? ये सवाल तो आपको सबसे पहले उठाना चाहिए था। नहीं, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले अखबार की एक हेडिंग पढ़ी ना मैंने, फ्रंट पेज से ऊपर दिल्ली पुलिस ने उसको कोट किया आंकड़ों के साथ में। बाकायदा लिखा अखबार ने कि ये दिल्ली पुलिस के आंकड़े ना कि हमारे आंकड़े। जब दिल्ली के अंदर ड्रग्स का कारोबार, नशे का कारोबार 3 गुना बढ़ जाएगा, तो हम अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को कुछ नहीं दे रहे, इस शिक्षा से दूर लेके जा रहे हैं और ड्रग्स में घुसेड़ रहे हैं। दूसरा, एजुकेशन। आज कोई दिल्ली सरकार ने, मैं कहूँगा खुले तौर पे, बिल्डिंग के अंदर रंग पेंट तो करा दिया है, कोई नए स्कूल नहीं बनाए। शिक्षक जितने 2012 के अंदर शीला जी के टर्म में थे, उतने शिक्षक आज है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उतने हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स हैं, कोई बढ़ाई नहीं गए। आबादी जरूर दिल्ली की बढ़ी है, कोई तकनीकी तौर पे आपने अपनी बयानबाजी के लिए मार्केटिंग पे बहुत पैसा खर्च किया है और उसका नतीजा लोग कहते हैं अच्छा हो रहा है। आप बिजली पानी फ्री देकर, इसकी बात कर कर बाकी चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगा। आपने कहा बसों के अंदर हमने महिलाएं फ्री कर दी, आपने फ्री कर दी। जब शीला जी मुख्यमंत्री तो 7800 बसें दिल्ली के अंदर रोड के ऊपर चलती थी, आज बढ़ती बसें 3800 बसें हैं। जब भी दिल्ली सरकार घाटे में जाती थी, आज भी दिल्ली सरकार घाटे में जा रही है। लेकिन जब 4000 बसें दिल्ली की जनता को रोड पे मिलती थी, आज बस हर बस स्टॉप पे चले जाइए, आपको एक भीड़ मिलेगी खड़ी हुई, इंतजार करती हुई, बस अब आएगी, बस अब आएगी। तो ऐसा कर दिया है दिल्ली सरकार ने बसों को लेके खास तौर पर कि हर आदमी परेशान है महिला को वोट लेने के लिए कि हमने महिलाओं को बस फ्री दी, लेकिन हर तरीके से महिलाओं का शोषण किया है। ठीक है सेठी जी, ये वो सरकार है दिल्ली की सरकार जो पंजाब में जब सरकार बनाते हैं तो कहते हैं कि नशे को खत्म करेंगे, जड़ से खत्म करेंगे, लेकिन राजधानी दिल्ली की बात आती है तो यहाँ पर तो एक पर एक शराब फ्री बढ़ती है।
देखिए, जो नशा है, चाहे शराब का नशा है, चाहे ड्रग्स का नशा है, ये एक नेशनल इशू है। इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सब लोगों की कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि नशे को ख़त्म करना चाहिए। आप इस बात को देखिए ना कि पहले 800 ठेके थे, वो एक पॉलिसी लाए इन्होंने, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दी। वो एक लंबा विषय है, मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता। शराब के विषय में हरियाणा के अंदर जो शराब है, हज़ारों करोड़ की शराब स्मगल होकर दिल्ली में आती है, वो माफिया है। आप डिफेंड करना चाह रहे हैं क्या? डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। आपको फैक्ट्स जानने पड़ेंगे। दिल्ली में एक पे एक जब शराब फ्री बटी तो आपने देखी ना वो तस्वीर, लाइनें लगती थी दूर दूर तक। को मैं ये बताना चाहता हूँ कि शराब का इशू क्यों उठा। हरियाणा के से हजारों करोड़ की शराब दिल्ली के अंदर बिकती थी। उस स्मगलिंग को खत्म करने के लिए तो आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार का फैसला था वो? हरियाणा सरकार का कट बंद हो गया। हरियाणा सरकार को जो शराब माफिया पैसा देता था वो बंद हो गया। उन्हें भी बॉर्डर हैं पंजाब के अंदर, ड्रग्स का इशू है। जो बॉर्डर्स हैं वो सेंट्रल सरकार के अधीन है। आप उसको उसके ऊपर आप करिए ना काबिज। जो आदमी ड्रग्स का धंधा करता है उसको शूट कर दीजिए। ठीक है रवि जी। देखिए, केजरीवाल जी का एक बयान बहुत वायरल हुआ था कि दवा दारू का इंतजाम कर दिया है, जिसे उन्होंने वापस भी ले लिया था, दारू को शब्द वापस ले लिया था। लेकिन सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी को अपने पैर पसारने थे, सत्ता में आना था, और सत्ता में आने के बाद उसको दूसरे राज्यों में भी अपने पैर पसारने थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़े फंड की जरूरत थी। देखिए, कहीं ना कहीं जब आग लगती है तो वहीं पर ही धुआं होता है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि यह कोई फैसला सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है, यह उन तथ्यों के आधार पर आधारित फैसला है। क्योंकि कोई भी पार्टी हो, अगर आम आदमी पार्टी अपना पैर पसार रही है, जिस प्रकार से कई राज्यों में उन्होंने इलेक्शन लड़े और आगे भी लड़ने हैं लोकसभा इलेक्शन, नेचुरल बात है, फंड कोई ऐसा तो आएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं पार्टी फंड को इकट्ठा। ठीक है। तो ये है जनता की आवाज, ये जनता की आवाज है। ये वो खास कार्यक्रम है जहां पर हर मुद्दे को लेकर के देश की आवाम, देश की जनता अपनी आवाज को बुलंद करती है और बिना एडिटिंग के ये शो आप तक पहुंचता है, हर बात आप तक पहुंचती है। इसी प्रकार से जनता की आवाज का सिलसिला जारी रहने वाला है। आप देखते रहिए भारत 24।